हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 5 पार्ट 2 उत्तरदायित्व और नियंत्रण। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे बजट प्रणाली। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण रखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। बजट अधिनियम के द्वारा संसद सरकार के राजस्व और खर्चों पर नियंत्रण रखती है। यह सरकारी कोष एकत्र करने तथा खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने की सर्वोच्च प्राधिकारी है। बजट पारित करने की प्रक्रिया के दौरान यह सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना कर सकती है और प्रशासन की कमियों और विफलताओं को इंगित कर सकती है। जब संसद में बजट पास होता है तब वो क्या कर सकती है कि सरकार की आलोचना कर सकती है। वो उस समय सरकार में क्या कमियां रहीं वो बता सकती है, उनकी विफलताएं क्या रहीं, वो सारी चीज़ें जो संसद है वो क्या कर सकती है, वो बता सकती है उस समय। विनियोग और वित्त विधेयकों के पारित होने तक कार्यपालिका ना तो खर्च कर सकती है और ना ही करों की वसूली। यानी विवरण के लिए देखिए कि जो वित्तीय प्रशासन है, वित्तीय प्रशासन में क्या होता है कि जो विनियोग है और विधेयक जब पारित होता है तब जो कार्यपालिका होती है वो कोई भी खर्चा नहीं कर सकती और जहाँ से भी टैक्स वसूली जो होता है वो भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, लेखा परीक्षण। यह प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। संसद की ओर से सरकारी हिसाब किताब की लेखा परीक्षा भारत का लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग करता है और वह सरकार के वित्तीय लेन देन के संबंध में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्या करता है कि जो वार्षिक होता है, वार्षिक में क्या कहते हैं इसे, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उसे वार्ष में प्रस्तुत करता है। जो कैग है CAG की रिपोर्ट सरकार के अनुचित, गैर कानूनी, गैर बुद्धिमत्ता पूर्ण, अलाभकर और अनियमित खर्चों को सामने लाती है। CAG संसद का प्रतिनिधि है। क्या है वो? संसद का प्रतिनिधि है और केवल इसी के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार संसद के प्रति सरकार की वित्तीय जवाबदेही को CAG कैग की लेखा परीक्षा के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। सार्वजनिक लेखा समिति। भारत में इस समिति की स्थापना सर्वप्रथम 1921 में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुई थी और तब से ही अस्तित्व में है। भारत में कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1919 में हुई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 1919 का जो सरकार अधिनियम था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं, लगभग 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से। प्रत्येक वर्ष इसका चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा समानुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार सांसदों में से किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जो इनके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने का होता है? 1 वर्ष का होता है। इस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों के बीच से की जाती है। जो समिति की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है कि जो समिति के अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों के बीच में से ही की जाती है। 1966 से 67 यानी 1966 से 67 तक समिति का अध्यक्ष शासक दल का होता था, परंतु 1967 में एक परिपाटी का विकास हुआ जिसके द्वारा समिति के अध्यक्ष का चयन अनिवार्यतः विरोधी दल से होता है। जो विरोधी दल होते हैं वो इसके चयन करते हैं, उनके दल में से ये चयनित किए जाते हैं। समिति का काम
यानी कैग की वार्षिक लेखा परीक्षा की जांच करना है। जो कैग है वो क्या करता है, उसकी वार्षिक जो लेखा परीक्षा है उसकी जांच करना है, जिसको संसद के राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है। इस कार्य में समिति की सहायता कैग करता है, यानी CAG करता है। सार्वजनिक लेखा समिति के कार्यों का विस्तृत विवरण लोकसभा में कार्यविधि तथा कार्य संचालन आदि नियमों के नियम 308 में इस प्रकार बताया गया है। पहला है, भारत सरकार के खर्चों के लिए सदन द्वारा स्वीकृत धनराशियों के उपयोग को प्रदर्शित करने वाले लेखा भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखा तथा ऐसे अन्य लेखाओं की जांच जिनको समिति सदन के समक्ष प्रस्तुत करना उचित समझती है। सेकंड है, भारत सरकार के विनियोग लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा में समिति का दायित्व है कि वह अपने आप को निम्न मामलों में संतुष्ट करे। का है कि लेखा में जिन धनराशियों को खर्च हुआ दिखाया गया है वे उन सेवाओं या कार्यों पर खर्च करने या खर्चों में लिखने के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध थी और उन पर लागू होती थी। का पॉइंट है कि जो खर्च है उनको नियंत्रित करने वाले अधिकारी से मेल खाते हैं। ग पॉइंट है, प्रत्येक पुनर्वियोग उन प्रावधानों के अनुसार किया गया है जो सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार बनाए गए हैं। समिति का दायित्व क्या है? पहला पॉइंट है कि वो उन लेखा विवरणों की भी जांच करे जिनमें राज्य नियमों, व्यापार तथा विनिर्माण योजनाओं, प्रतिष्ठानों और परियोजनाओं की आय व्यय हो। इसके साथ उनके पक्के चिट्ठे और लाभ हानि लेखा का विवरण की जांच भी होनी चाहिए। जो उनकी लाभ हानि है उसकी भी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने जिनको तैयार करने की मांग की हो या जिनको किसी विशेष निगम, व्यापारिक या विनिर्माण योजना या प्रतिष्ठान या परियोजना के वित्त पोषण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों के प्रावधानों के अधीन तैयार किया जाता है, उनके साथ समिति का दायित्व इन सब पर यानी CAG की रिपोर्ट की भी जांच करना है, यानी इसमें जो कैग की जो रिपोर्ट होती है उसकी भी जांच करनी होती है। का पॉइंट है, समिति का दायित्व स्वायत्ता और अर्ध स्वायत्ता निकायों की आय तथा व्यय के विवरणों के लेखा और उस लेखा परीक्षा की जांच करना भी है जिसे राष्ट्रपति के निर्देशों या संसद के किसी कानून के अधीन भारत के लेखा नियंता एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया गया हो, उसका भी क्या करना है, उसकी भी जांच करनी है। ग पॉइंट है, इसका काम उन मामलों में भी भारत के लेखा नियंता एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान देना है जिसमें राष्ट्रपति ने उससे किन्हीं रसीदों की लेखा परीक्षा या भंडार का तथा माल सामान की जांच करने की मांग की हो। फोर्थ पॉइंट है, एक वित्त वर्ष में किसी सेवा पर खर्च की गई धनराशि अगर सदन द्वारा उस उद्देश्य के लिए स्वीकृत धनराशि से अधिक है तो समिति तथ्यों के संदर्भ में प्रत्येक मामले की उन परिस्थितियों में जांच करेगी। यानी अगर कहीं जो एक वित्तीय वर्ष में जो धनराशि है कि हाँ ये लिमिट है, इतना खर्च करना है, अगर इससे ज़्यादा खर्च हो जाता है तो वो ज़्यादा खर्च क्यों हुआ उसकी जांच बैठेगी, उसकी कमेटी बैठेगी जो अधिक खर्चे हुए हैं उसके बारे में जानने के लिए। जिनमें ये खर्च अधिक हुए ऐसी सिफारिशें करेगी जिनको वह उचित समझती है। अगर वो उचित समझेगी तो उसकी क्या करेगी कि सिफारिश करेगी। वो जो अधिक खर्चा हुआ है, अधिक धन गया है, अगर वो सही काम में गया है
तो उसके लिए वो क्या करेगी, उसकी सिफारिश करेगी। लेकिन समिति अपना काम उन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के संबंध में नहीं करेगी जो इन नियमों के अंतर्गत या अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति को आवंटित किए गए हैं। अशोक जो चंदा है के अनुसार अनेक वर्षों के दौरान समिति ने पूर्ण रूप से उन प्रत्याशाओं को पूरा किया है कि सार्वजनिक खर्चों पर नियंत्रण के मामले में इसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में विकसित होना चाहिए। ये दावा किया जा सकता है कि सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा स्थापित परंपराएं और विकसित परिपाटियां संसदीय जनतंत्र की सर्वोच्च परंपरा से मेल खाती है। अब है आंकलन समिति। इस समिति की उत्पत्ति को 1921 में गठित स्थायी वित्त समिति यानी स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी ने खोजा जा सकता है। इसमें क्या खोजा सकता है, जो स्थायी वित्त समिति है उसमें खोजा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली आंकलन समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर 1950 में हुआ था। प्रारंभ में इसमें 25 सदस्य थे, परंतु 1956 में इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। इन सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष लोकसभा द्वारा एकल हस्तांतरीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर इसके सदस्यों के बीच से किया जाता है। अतः इसमें सभी दलों का यथोचित प्रतिनिधित्व होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से की जाती है। ये निरपवाद रूप से शासक दल का होता है। इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसमें किसका प्रतिनिधित्व नहीं होता? राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। समिति का काम बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक खर्चों में मितव्ययता के उपाय सुझाना है। इसलिए इसको सतत मितव्ययता समिति कहा जाता है। जो समिति का काम है वो क्या है कि अनुमानों की जांच करना है और सार्वजनिक जो खर्चे हैं, जो मितव्ययता है, उसके उपाय सुझाना है कि सार्वजनिक खर्चे क्यों हुए हैं या उसको रोकना है। तो इसे क्या कहा जाता है? सतत मितव्ययता समिति कहा जाता है। लोकसभा की कार्यविधि एवं संचालन नियमों की नियम संख्या 310 और 312 में निर्धारित कार्यों के अनुसार आंकलन समिति के कार्यों का विवरण इस प्रकार करती है। पहला है यह बताना कि ऐसी किन मितव्ययताओं यानी सांगठनिक सुधारों, कार्यकुशलताओं एवं प्रशासनिक सुधारों को लागू किया जा सकता है जो अनुमानों के नीतिगत आधारों के अनुरूप है। का पॉइंट है, प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुझाना। ग पॉइंट है, गहराई से यह देखना कि क्या अनुमानों में अंतर्निहित नीतियों की सीमाओं के भीतर धन की भली भांति निर्धारित किया गया है। ग पॉइंट है, उन रूपों में सुझाव देना जिनमें अनुमानों को संसद में प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन समिति वे कार्य नहीं करेगी जिसका संबंध ऐसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से है जिनको इन नियमों या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति को सौंपा गया है। समय समय पर इन अनुमानों की जांच करने और संसद को जांच के परिणामों की रिपोर्ट देने का काम समिति पूरे वित्त वर्ष के दौरान करती है। यह कर सकती है। समिति के लिए यह आवश्यक नहीं कि एक वर्ष के सभी अनुमानों की जांच करे। उसका ये आवश्यक नहीं हो पाता कि जो 1 वर्ष का अनुमान है सभी की वो जांच करे।
अनुदानों की मांग को कमेटी की रिपोर्ट न आने की दशा में पारित किया जा सकता है। जो अनुदानों की मांग होती है, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तो उसे पारित किया जा सकता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इस समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुआ था। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किसका गठन हुआ था, ये पूछा जा सकता है पेपर में। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किसका हुआ था, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति गठित की गई थी। इस समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया था। मूलतः इसमें 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में, परंतु 1974 में यह संख्या बढ़कर 22 कर दी गई, जिसमें 15 लोकसभा में थे और 7 राज्यसभा में। इनका निर्वाचन प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार संसद द्वारा किया जाता है। अतः सभी दलों को यथोचित प्रतिनिधित्व मिलता है। मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति इसके लोकसभा द्वारा चुने गए सदस्यों के बीच से स्पीकर द्वारा की जाती है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्यों का निर्धारण लोकसभा के कार्यविधि एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 312A में किया गया है। और ये है, क्या है, पहला है सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और उनके लेखों की जांच करना। ये किस में बताया गया है, 312A में बताया गया है। सेकंड पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा नियंता एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों, अगर कोई है तो, की जांच करना। ग पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में जांच करना कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों को व्यापार के विवेकपूर्ण सिद्धांत और बुद्धिमत्तापूर्ण वाणिज्यिक आचरणों के अनुसार चलाया जा सकता है। ग पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में सार्वजनिक लेखा समिति तथा आंकलन समिति में निहित उन कार्यों को करना जो समय समय पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे जा सकते हैं, परंतु समिति निम्न में से किसी की जांच या छानबीन नहीं करेगी। किस तरह नहीं करेगी, तो पहला पॉइंट है सरकार का मुख्य नीति विषयक मामले जो सार्वजनिक के व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक कामों से अलग है। सेकंड पॉइंट है दिन प्रतिदिन में प्रशासनिक मामले। थर्ड पॉइंट है वे मामले जिन पर विचार के लिए विशेष कानून के द्वारा किसी संगठन का गठन किया गया है, उसके अधीन किसी विशेष सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना। अगला है अधिस्तव विधायन समिति। 1953 में गठित इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता, यानी जो मंत्री है उसको इसका सदस्य नहीं चुना जाएगा। समिति का अध्यक्ष विरोधी दल से बनाया जाता है। समिति का काम जांच करना। समिति का काम क्या है, जांच करना और लोकसभा को यह रिपोर्ट करना कि नियम, उपनियम, विनियम तथा परिनियम इत्यादि बनाने के जो अधिकार कार्यपालिका को संविधान द्वारा दिए गए अथवा संसद द्वारा सौंपे गए हैं, उनका प्रयोग यानी कार्यपालिका द्वारा उचित ढंग से किया जा रहा है या नहीं, अथवा नहीं यानी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक विनियम, नियम और उपनियम इत्यादि का आदेश कहा जाता है। लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने से पहले समिति इस पर विचार करती है, जो कि आपको लोकसभा नियम संख्या 320 में बताए गए हैं। क्या नियम है? पहला नियम है, क्या यह संविधान के सामान्य उद्देश्यों के अनुसार है या जिस अधिनियम के लिए बनाया गया इसको आगे बढ़ाता है। सेकंड है, क्या इसमें
ऐसी सामग्री है जिसमें यह समिति की राय में संसद के अधिनियम के अंतर्गत अधिक समुचित ढंग से विचार करना चाहिए था। थर्ड पॉइंट है, क्या इसमें कोई कर लगाना शामिल है? फोर्थ पॉइंट है, इसमें अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता है। फिफ्थ पॉइंट है, क्या यह उस किसी प्रावधान को पूर्व प्रभावी बनाता है जिसके लिए संविधान या अधिनियम स्पष्ट तौर पर इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं देता। सिक्स पॉइंट है, क्या इससे भारत की संचित निधि या सार्वजनिक आय से कोई व्यय होता है? सेवन पॉइंट है, क्या यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित प्रयोग करता है या उसके अनुसार काम करता प्रतीत होता है, इसके लिए बनाया गया है? 8 पॉइंट है, क्या ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अपने प्रकाशन में अथवा संसद के सामने प्रस्तुत करने में अनुचित विलंब हुआ है? 9 पॉइंट है, क्या किसी भी कारण से इसके रूप या अभिप्राय को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? नेक्स्ट है, आश्वासन समिति। अध्यक्ष सहित 15 सदस्यों की इस समिति का गठन 1953 में हुआ था। यह वर्ष के कार्यकाल के लिए इसके सदस्यों की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है। इस समिति का सदस्य कोई मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। समिति का कार्य लोकसभा के पटल से मंत्रियों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं इत्यादि की जांच और रिपोर्ट करना है। लोकसभा नियम संख्या 323 में यह बताया गया है। तो क्या क्या बताया गया है कि इस तरह के आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं को किस हद तक पूरा किया गया है? ख पॉइंट है, क्या इसको उस न्यूनतम समय के भीतर पूरा किया गया है जो इसके लिए निर्धारित है? ये किनको देखता है? जो नेता भाषण देते हैं कि हाँ हम इतने समय में ये सारी चीज़ें कर देंगे। तो उस चीज़ के लिए कौन सी कमेटी बिठाई जाती है, समिति बनाई जाती है? आश्वासन समिति, जो यह जांच करती है कि उन्होंने अपने तय समय पे अपने वचन या प्रतिज्ञा जो भी किया था वो पूरा किया है या नहीं। विभागीय स्थायी समिति 1993 में 17 विभागों से संबंधित स्थायी समितियों का निर्माण संसद में कार्यकारी मंत्रालयों पर नियंत्रण, विशेषतः वित्तीय नियंत्रण बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इन समितियों के अधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय विभाग आते हैं। प्रत्येक समिति में लोकसभा के 30 और राज्यसभा में 15 सदस्य होते हैं, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में के सभापति द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों में से 1 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है। मंत्री को समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। 11 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष तथा से 6 के अध्यक्षों का नियुक्ति राज्यसभा का सभापति समिति के सदस्यों के बीच से करता है। इनमें प्रत्येक दल का समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। समितियों में से प्रत्येक के कार्यों का निर्धारण लोकसभा के नियम संख्या 331 में किया गया है। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है संबद्ध मंत्रालय विभाग की अनुदान की मांगों पर विचार और उस पर सदनों के रिपोर्ट प्रस्तुत करना। रिपोर्ट में किसी भी कटौती प्रस्ताव का सुझाव नहीं होगा। खा पॉइंट है यानी सेकंड पॉइंट है, समृद्ध मंत्रालयों विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जिनको राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपा गया हो और उस पर रिपोर्ट तैयार करना। ग पॉइंट है मंत्रालयों विभागों का वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उन पर रिपोर्ट तैयार करना। ग पॉइंट है राज्यसभा सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाने की स्थिति में राष्ट्रीय दीर्घकालीन मूल
प्रलेखों पर विचार करना तथा उन पर रिपोर्ट तैयार करना। इन समितियों के कार्यों पर निम्नलिखित सीमाएं लगाई गई हैं। कौन कौन सी सीमाएं लगाई गई हैं? इन समितियों को संबद्ध मंत्रालयों, विभागों की दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों पर विचार नहीं करना चाहिए। सेकंड है, आमतौर पर इनको उन मामलों पर विचार नहीं करना चाहिए जिन पर अन्य संसदीय समितियों द्वारा विचार किया जा रहा हो। ये नोट किया जाना चाहिए कि इन समितियों की सिफारिशों की प्रकृति परामर्शी है अतः ये संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुदानों की मांग पर विचार करते समय प्रत्येक समिति निम्नलिखित कार्यविधि अपनाएगी और उन पर सदनों के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो नियम 331 में बताए गए हैं। का पॉइंट है, सदस्यों में बजट पर सामान्य चर्चा की समाप्ति के बाद दोनों सदनों एक निश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। खा पॉइंट है, समृद्ध मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर समितियों द्वारा विचार उपरोक्त काल के दौरान ही किया जाएगा। गा पॉइंट है, समितियां अपनी रिपोर्ट अवधि के भीतर ही तैयार करेगी और अधिक समय की मांग नहीं करेगी। जो समिति है, जो अपनी रिपोर्ट है, वो जो अवधि दी गई यानी समय दिया गया है उसी समय में तैयार करेगी, ना कि अधिक समय की वो मांग करेगी। घ पॉइंट है, सदन में अनुदान की मांगों पर विचार समितियों की रिपोर्ट के प्रकाशन में किया जाएगा। च है, प्रत्येक मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अलग से रिपोर्ट होगी। विधेयकों की जांच करने और उस पर रिपोर्ट तैयार करने के दौरान प्रत्येक समिति निम्नलिखित कार्यविधि का पालन करेगी जो नियम 332H में बताया गया है। का है, समिति उसको सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांत तथा उसकी धाराओं पर विचार करेगी। जो समिति है, जो सौंपे गए सिद्धांत हैं उसकी धाराएं उस पर विचार करेगी विधेयकों पर। खा पॉइंट है, समिति केवल उन विधेयकों पर विचार करेगी जो या तो संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किए गए हैं अथवा राज्यसभा सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे गए हैं। ग पॉइंट है, विधेयक पर समिति अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय पर तैयार करेगी। संसद की स्थायी समिति प्रणाली की अच्छाइयाँ निम्नलिखित हैं। कौन सी हैं? तो पहला है, उनकी कार्यवाहियाँ दलगत पक्षपात से रहित है, यानी वो दलगत नहीं है और किसी में पक्षपात नहीं करता, उससे अलग है, यानी उसके बिना ही वो सही कार्य करती है। सेकंड पॉइंट है, उनके द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि लोकसभा की तुलना में अधिक लचीली है। थर्ड पॉइंट है, ये प्रणाली कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को अधिक विस्तृत, नज़दीकी, सतत, गहरा और व्यापक बनाती है। फोर्थ पॉइंट है, अपनी मांगों को सूत्रबद्ध करने में मंत्रालय या विभाग चूंकि अब अधिक सावधान रखते हैं अतः यह प्रणाली सार्वजनिक व्यय में मध्यवर्तीता और कुशलता सुनिश्चित करती है। फिफ्थ पॉइंट है, संसद के सभी सदस्यों को ये समितियां सरकारी कार्य संचालन में भाग लेने तथा उसे समझने और योगदान करने के अवसर प्रदान करती हैं। सिक्स पॉइंट है, अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये विशेषज्ञों और जनता की राय ले सकती है। अपने सामने गवाही देने के लिए ये विशेषज्ञों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाने तथा अपनी रिपोर्ट में उनकी राय को शामिल करने का अधिकार रखती है। 7 पॉइंट है, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण लागू करने में विरोधी दल और राज्यसभा अब अधिक भूमिका अदा कर सकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे हम अब कल पढ़ेंगे।
आपको अगर ये PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर आप जो इतने भी PDF हैं, अभी जो लेसन कराए गए हैं, वो सारे PDF आप ले सकते हैं। धन्यवाद।